Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Kola. Today we will discuss about the chapter 4 air. इस 7th क्लास का चैप्टर 4 है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। एयर, वायु के बारे में हम पढ़ेंगे। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this Earth depends on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket of protections, we would be baked alive by the heat of the suns during day and get frozen during night. So it is mass of air that has made the temperature on the Earth livable. यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ जो क्या होती है, वायु की एक घनी चादर सी ये घिरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी पर रहने वाले जो सभी जीव हैं जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर करते हैं, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, जीवित रहने के लिए। और क्या होता है कि सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। सुरक्षा की ये चादर न हो तो हम क्या करेंगे, दिन के समय भी बहुत तेज़ी से गर्मी महसूस होगी, जल जाएगा सब कुछ। ठीक है, रात के समय भी ठंड से जम सकते हैं। तो वायुमंडल की जो ये वायु राशि है, तो जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें वायु कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। डू यू नो that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. Apart from these gases, teeny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituents of airs. देखिए इसमें क्या बताया है कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में क्या है कि जिस वायु का इस्तेमाल हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में ये अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसी दो गैसें होती है जिनसे क्या होता है, वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, हीलियम होती है, आर्गन होती है, हाइड्रोजन होती है। ये लेस क्वांटिटी में होती है। आर्गन होती है, ये कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा और क्या होता है, धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होती है, टीनी डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं। ठीक है, और जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, ऑल अदर गैसेस जो हैं 0.04%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें वायुमंडल में, ये सारी गैसें जो हमें वायुमंडल में मिलती हैं। ठीक है, आगे देखिए। नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. But plants need nitrogen for their survivals, can not take nitrogen directly from the air. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि नाइट्रोजन वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ नाइट्रोजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फिर उसे हम बाहर निकाल देते हैं। पौधों को भी अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं कि सीधे ही जो वायु से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, जो कि बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सोइल्स और रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. यानी कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि कहाँ से करते हैं, मृदा और जो कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं, वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके इसका स्वरूप बदल देते हैं, ताकि क्या करते हैं, देखिए पौधे जो है इसका प्रयोग कर सकें। इसमें आगे देखिए, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर्स. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen's content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. यहाँ पे क्या बताया है कि वायु में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस ऑक्सीजन है, और मनुष्य तथा पशु जब सांस लेते हैं तो वायु कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है।
और क्या देखें, इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, अगर यदि हम वृक्षों की कटाई करें तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। हर जो इसमें ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड्स एंड रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। However, the balance is upset by burning of fuels such as coals and oils. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक दूसरी महत्वपूर्ण गैस है, एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है जो ये हरे जो पौधे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। मनुष्य और जो पशु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है वो उसकी मात्रा पादपों के द्वारा यानी कि पादप मतलब पौधों के द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या होता है कि ये संतुलन बना रहता है। फिर क्या होता है, लेकिन जो ये संतुलन है, however the balance is upset by burning of fuels such as coals and oils. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. लेकिन जो ये संतुलन खनिज तेल और कोयला आदि ईंधनों के द्वारा क्या सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या होती है? दिस इज द third layer of atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometers. Meteorites burns up this layer on entering from the space. यानी कि इससे मीजोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी जो है थर्ड लेयर होती है और समताप मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है। ये कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक फैली होती है, ऊंचाई तक फैली होती है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होती हैं वो इसी परत पे आने पर क्या होती हैं? इसी परत में आने पर पूर्ण रूप से जल जाती हैं। मीटेरॉइड्स जिसको बोला है ना, ठीक है, उल्का पिंड। आगे देखिए आप, थर्मोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर्स टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। यानी कि आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का ही पार्ट होता है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 kilometers. This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. यानी कि जो वायुमंडल होता है, देखिए इसमें वायुमंडल में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी होती है और आयनमंडल इस परत का ही भाग होता है। ठीक है, और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और रेडियो संचार के लिए, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड के लिए क्या होता है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी की ओर परिवर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है? एक्सोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। यानी कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है और ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, अब आप देखिए आगे, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of one day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is sometime that fiddles with its control knobs. Weather is this hour to hour, day to day conditions of atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather conditions of a place for a longer period of time presents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? यानी कि मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनके मुंह से एक दिवसीय मैच के बारे में भविष्य का जो अनुमान लगाते हुए सुना होगा कि कल्पना करें कि भाई हमारा शरीर एक रेडियो है, ठीक है, और जो मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं। माइंड क्या है? स्पीकर है। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है।
जो मौसम है वो वायुमंडल की हर घंटे की दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, अगर गर्म और आर्द्र मौसम होगा तो किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है। अगर अच्छा होगा, हवादार मौसम होगा तो खुशी महसूस होती है। ऐसे मौसम में हम घूमने की योजना बना सकते हैं। मौसम में जो नाटकीय रूप दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। कभी मौसम कैसा होगा, कभी कैसा होगा। ठीक है, दीर्घकाल में जब किसी भी स्थान का जो औसत मौसम देखा जाए तो वो उस स्थान की जलवायु बताता है, यानी कि लंबे समय तक वो मौसम एक जैसा रहता है तब वहाँ की जलवायु बताता है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आप समझ भी सकते हैं कि दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। ठीक है, आगे देखिए टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जिस तापमान का हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। और वायु में उपस्थित ताप और शीतलता के कारण क्या होता है कि जो परिणाम को ही हम लोग तापमान कह सकते हैं। ठीक है, और द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि यह ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की तुलना में क्या होता है, यानी कि यहाँ पे बताया है कि शीत ऋतु की तुलना में जो गर्मी की ऋतु है अधिक गर्म होती है। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। यानी कि आतपन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक है आतपन जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, और सूर्य से निकलने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो क्या कहलाती है, आतपन कहलाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थर्मोमीटर है, ये बैरोमीटर है। थर्मोमीटर से मेजर द टेम्परेचर मापते हैं, बैरोमीटर से मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि वायु दाब मापा जाता है। और यहाँ पर रेन गॉज है, ये जो क्या करती है कि मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर वर्षा की मात्रा मापता है। और यहाँ पर विंड वेन है, ये वात दिग्दर्शी जिसको बोलती हैं, शो द डायरेक्शंस ऑफ द विंड यानी कि पवन की दिशा दर्शाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए इसी में ही आगे है हमारा टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर्स। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। इफ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. यहाँ पे क्या बताया है कि जो टेम्परेचर है इसमें बताया है कि जो टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई। देखिए यहाँ पे सूर्यातप की जो मात्रा है, आतपन जिसको बोलते हैं, यानी कि सूर्यातप की जो मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब घटती जाती है, यानी कि सूर्यताप जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटता जाता है, आतपन उसी को बोलते हैं सूर्यताप को। ठीक है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। ये जाने होंगे कि भाई ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढकी होती है। ठीक है, और पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उगेंगी। और गाँव की तुलना करें, गाँव की तुलना में शहरों का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दिन के समय में धातु और जो कंकड़ पत्थर हैं और से बने जो भवन हैं, एस्फाल्ट से बनी जो सड़कें हैं वो गर्म हो जाती हैं। और रात के समय क्या होता है, रात के समय में ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. और शहर की भीड़ वाली ऊंची इमारतें गर्म वायु को रोक लेती हैं जिससे शहरों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे, वायु दाब क्या होता है। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerted a counter pressure. यानी कि आपको ये जान करके हैरानी होगी कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है क्या, वायु। ठीक है, वायु हमारे शरीर के
शरीर पर उच्च दाब के साथ में क्या करती है, बल लगाती है और हमें इसका अनुभव नहीं होता है, ठीक है, वी डोंट इवन फील इट। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर इसके विपरीत बल लगाता है। Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layer of atmosphere, the pressures fall rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. यानी कि यहाँ पे क्या बताया है कि पृथ्वी की सतह पर जो वायु के द्वारा जो भार लगाया गया है तो दाब, उस दाब को वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो दाब बहुत तेजी से गिरने लगता है और समुद्र सतह पर जब वायु दाब सबसे अधिक होता है तथा ऊंचाई पर जाने पर यह कम होता जाता है। वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है किसी स्थान पर मौजूद वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की बात करें तो इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज, यानी कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, यानी निम्न दाब क्षेत्र, देखिए अधिक तापमान वाले क्षेत्र में क्या होता है कि वायु जो है गर्म होकर के ऊपर उठती है और ये निम्न दाब क्षेत्र बनाते हैं। निम्न दाब बादल युक्त आकाश तथा नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, यानी कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु है वो ठंडी होती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये भारी होती है। भारी वायु क्या होती है कि निमज्जित होकर के उच्च दाब क्षेत्र निर्मित करती है और उच्च दाब के कारण जो स्वच्छ और स्पष्ट जो है आकाश होता है, साफ सुथरा आकाश होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, वायु सदैव क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, करेक्ट, आपको क्लियर हुआ होगा। विंड के बारे में पढ़ेंगे, पवन के बारे में पढ़ेंगे, तो पवन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए एक ये डू यू नो दे रखा है कि अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली, यानी कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा घर में आपके पेरेंट्स कहते हैं पछुआ चल रही है, तो यही बात है कि जो पश्चिम से चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, पछुआ पवन कहा जाता है। आगे देखिए, wind, the movement of air from higher pressure area to low pressure area is called wind. You can see wind at work as it blow dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smokes or fine dust. At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experience. It is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into 3 types. यानी कि विंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति जो है पवन कहलाती है। पवन को यानी कि वायु को काम करते देखा जा सकता है कि ये ज़मीन पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान से के समय में ये पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी क्या होता है कि जो वायु है वो धीरे धीरे बहती है और आप इसे धुएँ या महीन धूल कण को भी उड़ाते देख सकते हैं, ठीक है। ये बता रखा है यहाँ पे कि कभी कभी आप धुएं और धूलकण से भी महीन कण को भी उड़ाते हुए देखा होगा। कभी कभी जो पवन बहुत तेज़ी से चलती है तो इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। हम लोग चल रहे हैं और पवन आ रही है तो हमें उसमें रास्ते में चलना कठिन हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है, ठीक है। और आपने और सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन विंड्स स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। और देखिए जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न हुई हो
तो ये आप उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, पवन को जो है विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि पवन को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं ये देखिए, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स होती है स्थायी पवनें, दूसरा है सीजनल विंड्स मौसमी पवनें, और तीसरा है लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवनें। अभी इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है ये परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स ब्लो दीज ब्लोड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं और ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती रहती हैं। ठीक है, दूसरा है सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शंस इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, यानी कि ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, आगे देखिए इसमें अब लोकल विंड्स के बारे में हम जब जानेंगे तो देखिए लोकल विंड्स क्या होती हैं। लोकल winds these blow only during a particular period of the day or years in a small area, for example land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local winds of northern plains of India? It is called लू। यानी कि ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर अथवा दिन के किसी भी विशेष समय में चलती हैं। ठीक है, और क्या होता है कि स्थल और जो समुद्री समीर है, इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं कि स्थल और समुद्र समीर। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की शुष्क और गर्म स्थानीय पवन याद है? इट इज़ कॉल्ड लू, इसे लू कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर क्या है? ठीक है, आर्द्रता। देखिए व्हेन वाटर evaporates from land and different water bodies it becomes water vapors. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of water vapors we call it a humid day. As the air gets warmer its capacity to hold the water vapors increases and so it becomes more and more humid. On a humid day clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. When the water vapors rises it starts cooling. The water vapors condense causing formation of droplets of water. यानी कि मॉइस्चर क्या है, आर्द्रता क्या है? जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यानी कि विभिन्न वाटर बॉडी से जब वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प में बदल जाता है। वायु में किसी भी समय जब जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कह सकते हैं? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इनमें जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है बढ़ती जाती है। जब क्या होगा, इस प्रकार ये और अधिक क्या होता है कि as the air gets warmer its capacity to hold the water vapors increases and so it becomes more and more humid. और जब ये क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्म हवा होती है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादा वाटर वेपर्स को इवोपरेट करती है। On a humid day clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feel very uncomfortable. यानी कि आर्द्र दिनों में या ह्यूमिड डेज जब होती हैं, आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में बहुत अधिक समय लगता है, तो हमारे शरीर से जो पसीना आता है वो भी आसानी से नहीं सूखता है और हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है, यानी कि असहज महसूस करते हैं हम। When the water vapors rises it starts cooling. The water vapors condense causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in airs then they come down as precipitations. ठीक है, अब देखिए जब जलवाष्प क्या होता है कि जब ऊपर की ओर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प जो है ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाता है, संघनित होकर के ठंडा होकर के जब जल की बूंदें बनाता है तो बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं तो क्या होता है कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे गिरने लग जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। Jet planes flying in the sky leaves a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of this condensed moisture for some times when there is no air movement to disturb it. जब आकाश में उड़ते हुए जेट विमान को आप देखेंगे तो अपने पीछे वो क्या करता है, एक सफ़ेद सा रास्ता बना देता है। इससे क्या पता चलता है कि इंजन से निकली जो नमी होती है वो संघनित हो जाती है और वायु के जब गतिमान न रहने के कारण क्या होता है, ये संघनित नमी जो होती है ये कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, यानी कि रास्ता सा बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Precipitation that comes down to the earth in liquid forms is called rain. Most of the ground's water comes from rainwater. Plants have preserved waters
और when trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the convectional rainfalls, the orographic rainfalls, and the cyclonic rainfall. ये आप देख सकते हैं इसमें तीनों के तीनों, ठीक है, साइक्लोनिक, रिलीफ और ये कौन सा है, देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। अब इसमें देखिए, पृथ्वी पर जल के रूप में जब गिरने वाले वर्षण को क्या कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। अधिकतर जो भौम जल है, जब पृथ्वी के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसको कहते हैं भौम जल, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। पौधे जल संरक्षण में सहायता करते हैं, जल को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। जब पहाड़ी पासरों से गुजर जाते हैं, जब पहाड़ी पासरों से पेड़ काटे जाते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों से जब पेड़ काटे जाते हैं तो क्या होता है कि वर्षा जल पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है, ठीक है, और इसे निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। और इसी आधार पर वर्षा तीन तरह की होती है। एक तो क्या होती है, एक तो जो है यहाँ पर आपने देखा है साइक्लोनिक, यहाँ पे देखा कि साइक्लोनिक रेनफॉल। दूसरी हमारी ये क्या है, ये हमारी है देखिए रिलीफ, और तीसरी है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। सो देखिए, rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occurs. On the other hand, if it is more, floods take place. यानी कि जीव जंतुओं और पौधों के जीवित रहने के लिए जो वर्षा है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल, फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। और वर्षा कम होती है तो क्या है, तो जल की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आ जाती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।